नमस्कार दोस्तों, 28 अगस्त 1993 की बात है। उस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें लिखा था कि वोटर आईडी कार्ड नहीं बना तो चुनाव नहीं होंगे। ये एक धमाका था। ये चुनाव आयोग के अपने वर्चस्व का प्रदर्शन भी था। इसके जरिए चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 1995 की समय सीमा भी तय कर दी। इससे राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने चुनाव आयोग के इस आदेश के खिलाफ अदालत जाने की धमकी दी, लेकिन शेषन भी अड़ गए। उन्होंने धमकी दी कि जब तक वोटर आईडी कार्ड जारी नहीं होगा तब तक वो पश्चिम बंगाल में कोई भी चुनाव नहीं कराएंगे। 28 दिसंबर 1993 को उन्होंने पश्चिम बंगाल से चुनाव से जुड़ी सारी एक्टिविटी रोक दी। वहां से राज्यसभा के 4 सदस्यों का भी चुनाव होना था, वो भी रुक गया। इसके कारण वाणिज्य मंत्री के पद से प्रणब मुखर्जी को इस्तीफा देना पड़ गया था, क्योंकि चुनाव ना होने से वो संसद सदस्य नहीं बन पाए। ज्योति बसु ने तो शेषन को पागल कुत्ता तक कह दिया था। पश्चिम बंगाल की सरकार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां सरकार ने कहा कि सिद्धांत के तौर पर वो वोटर आईडी वाली योजना से सहमत है। इसके बाद शेषन ने चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी। अपनी आत्मकथा थ्रू द ब्रोकन ग्लास में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने इस किस्से को विस्तार से लिखा है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट फ्रंट समेत तमाम दलों के साथ चुनाव आयोग की तनातनी सामने आई है। इस एसआईआर के खिलाफ बिहार में विपक्ष ने बंद तक बुलाया है। मामला चुनाव आयोग वर्सेस विपक्षी दल बन गया। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग के साथ विपक्षी दलों की ही नहीं, सत्तारूढ़ दलों की तनातनी का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी आज़ादी है। 1949 में चुनाव आयोग का गठन हुआ और मार्च 1950 में सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। उसके अगले महीने यानी अप्रैल 1950 में ही द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट यानी जनप्रतिनिधि कानून पास हुआ। इस बिल को पेश करते हुए तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उम्मीद जताई कि 1951 की शुरुआत में ही चुनाव हो जाएंगे। लेकिन सुकुमार सेन एक कड़क और अपनी शर्तों पर काम करने वाले अधिकारी थे। वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि सुकुमार सेन ने प्रधानमंत्री को समझा दिया कि जल्दबाजी मत दिखाइए, ये इतनी जल्द संभव नहीं है। लंदन यूनिवर्सिटी से गणित में गोल्ड मेडलिस्ट सुकुमार सेन ने गणित बिठा लिया था कि 18 करोड़ लोगों के वोट के लिए इतनी जल्दी इंतजाम आसान नहीं होगा। नेहरू इससे थोड़ा खिन्न भी हुए, लेकिन सुकुमार सेन रंच मात्र भी टस से मस नहीं हुए और पूरी तैयारी के साथ ही 1952 में चुनाव हुआ। चुनाव जल्द कराने को लेकर प्रधानमंत्री से कड़वाहट का थोड़ा भी असर सेन के करियर पर नहीं पड़ा। वो 1958 तक मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहे और 1957 का भी चुनाव उन्होंने ही करवाया। उस समय जबकि अशिक्षा और जागरूकता की कमी चरम पर थी, सुकुमार सेन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए थे। 1957 के चुनाव में मद्रास में एक मतदाता इस जिद पर अड़ गया कि वो किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देगा, बल्कि सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त को ही वोट देगा। लेकिन सुकुमार सेन के जाने और टी.एन. शेषन के आने तक 32-33 सालों में कोई ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हुआ जिसकी रीढ़ की हड्डी तनी हुई दिखे। जिस तरह सुकुमार सेन ने नेहरू को 2 टूक मना कर दिया था, उसी तरह शेषन ने भी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में
मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह को जवाब दे दिया था। बाबरी ढांचे के ध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की बीजेपी सरकारें बर्खास्त कर दी गई थीं। अर्जुन सिंह ने कहा था कि चुनाव 1 साल बाद होंगे। शेषन ने तुरंत प्रेस विज्ञप्ति निकाल दिया कि चुनाव की तारीख मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बल्कि चुनाव आयोग तय करता है। दरअसल चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में मजबूती टीएन शेषन ने ही दिलाई। ये उनके ही बस का काम था कि चुनाव कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र राजनेताओं के विरोध के बावजूद अमल में आ पाया। शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के साथ ही राजनीतिक दलों के साथ वर्चस्व के लिए संघर्ष तेज हो गया। 1990 के दिसंबर महीने की एक ठंडी रात को टीएन शेषन के पंडारा रोड वाले घर पर कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे। शेषन उस समय योजना आयोग के सदस्य थे। शेषन से स्वामी ने पूछा कि क्या आप मुख्य चुनाव आयुक्त बनना चाहेंगे। शेषन का रवैया देखकर स्वामी को लगा कि वो दुविधा में है। शेषन ने कह भी दिया कि सोचकर बताऊंगा। टीएन शेषन की जीवनी शेषन एन इंटीमेट स्टोरी में वरिष्ठ पत्रकार के गोविंदन ने लिखा कि स्वामी के जाने के बाद शेषन ने फौरन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फोन करके मिलने का समय मांगा। राजीव ने शेषन को अपने घर बुलाया। राजीव ने शेषन को प्रस्ताव स्वीकार करने की सलाह दी। जब शेषन को सी ऑफ करने के लिए राजीव गांधी गेट पर पहुंचे तो चुटकी ली, वो दाढ़ी वाला आदमी उस दिन को कोसेगा जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला किया था। वो तब के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को दाढ़ी वाला कह रहे थे। इसके बाद टीएन शेषन 12 दिसंबर 1990 को देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। राजीव गांधी इस मामले में सही साबित हुए। बाद में चंद्रशेखर ने कहा था कि शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। चंद्रशेखर का कार्यकाल तो बहुत कम समय का रहा, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव सरकार के कंधे पर टीएन शेषन बेताल की तरह बैठे रहे। उनके अड़ियल रवैये और सरकार को परेशान करने वाले फैसले, चाहे वो कितने भी सही क्यों ना हो, वो नरसिम्हा राव सरकार और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए गले की फांस बन गए थे। इसीलिए राव सरकार ने फैसला लिया कि शेषन के साथ 2 चुनाव आयुक्त भी रखे जाएंगे जिनकी तनख्वाह और सुविधाएं शेषन के बराबर होंगे। अपनी आत्मकथा में शेषन ने लिखा है कि दोनों चुनाव आयुक्तों कृष्णमूर्ति और एमएस गिल का रवैया उनके प्रति अच्छा नहीं था। शेषन ने लिखा है कि कृष्णमूर्ति उनके कमरे में आए और सोफे पर बैठ गए। फिर मुझसे भी सोफे पर बैठने के लिए कहा गया तो मैंने हाथ जोड़कर मना कर दिया। इस पर कृष्णमूर्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे टेबल के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठने से रहा, वो तो तुम्हारे चपरासियों के लिए है। उसी बीच दूसरे चुनाव आयुक्त गिल भी आ गए तो कृष्णमूर्ति ने कहा कि तुम भी कुर्सी पर नहीं, यहाँ आकर सोफे पर बैठ जाओ। गिल ने शेषन से पूछा कि आपको सोफे पर बैठने में कोई एतराज है। शेषन ने जवाब दिया कि किसी और दिन तो मैं सोफा क्या कारपेट पर भी बैठ सकता था, लेकिन आज नहीं। शेषन का आरोप है कि इस पर कृष्णमूर्ति ने गाली देना शुरू कर दिया। गिल चुपचाप खड़े थे। कुछ देर बाद कृष्णमूर्ति मेरे पास आकर बोले कि क्या आपकी मुझसे हाथ मिलाने की इच्छा है। मैं चुप रहा। दोनों मेरे कमरे से निकल गए, लेकिन शेषन अपने रास्ते पर चलते रहे और राव सरकार और पश्चिम बंगाल की ज्योति बसु सरकार के बाद उनका अगला एनकाउंटर लालू यादव से हुआ। 1995 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। वो चुनाव लालू यादव बनाम विपक्षी दलों की जगह लालू यादव बनाम टीएन शेषन हो गया। शेषन बिहार में साफ सुथरी चुनाव कराने पर अड़े थे, जिसके कारण लालू यादव से उनका टकराव काफी बढ़ गया था। तब लालू यादव को अपने विरोधियों से कम शेषन से ज्यादा तनाव रहता था। वरिष्ठ पत्रकार शंकरशरण ठाकुर अपनी किताब द ब्रदर्स बिहारी में लिखा है कि चुनाव के दौरान लालू अपने घर लगने वाले दरबार में कहते थे, शेषन पागल सांड जैसा कर रहा है, मालूम ही नहीं है कि हम रस्सा बांध के खटाल में बंद कर सकते हैं। शेषन के खिलाफ लालू लगातार बोलते रहे। जिस रात शेषन ने चौथी बार बिहार में चुनाव स्थगित करने का मैसेज मुख्यमंत्री कार्यालय में फैक्स किया, उससे बौखलाए लालू ने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त आरजेएम पिल्लई को फोन पर कहा, ए जी पिल्लई, हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है ना, और तुम हमारा अफसर,
स्टेशनवा कहाँ बीच में टपकता रहता है। और उधर पिल्लई कुछ जवाब देते उससे पहले लालू ने बम फोड़ा कि और फैक्स भेजता रहता है। ये अमीर लोग का खिलौना लेकर के तुम लोग गरीब लोगों के खिलाफ कंस्पिरेसी करते हो, सब फैक्स फॉक्स उड़ा देंगे, इलेक्शन हो जाने दो। बिहार विधानसभा का वो चुनाव भारत के इतिहास का सबसे लंबा इलेक्टोरल प्रोसेस था। 8 दिसंबर 1994 को अधिसूचना जारी हुई और 28 मार्च 1995 को आखिरी चरण की वोटिंग हुई। लालू स्टेशन पर सार्वजनिक रूप से खींचकर कहते थे कि भैंसा पर चढ़ा करके गंगा जी में हिला देंगे, यानी गंगा जी में आपको ढकेल देंगे। हालांकि इससे लालू यादव को फायदा ही हुआ। उनको चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिला। वो अपनी पार्टी के इकलौते स्टार प्रचारक थे। प्रचार के लिए उनको 3 महीने से भी ज़्यादा समय मिल गया, जिसके कारण वो दूर दराज तक जाकर भी प्रचार करने में कामयाब रहे। इसीलिए सख्ती के बावजूद चुनाव के नतीजे लालू के पक्ष में ही गए। वैसी विजय लालू यादव को ना पहले मिली थी ना बाद में मिली। लालू यादव हमेशा चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं कि वो परेशान करता रहा। आरोपों का ये सिलसिला अब तक जारी है, चाहे बिहार हो या बंगाल हो। आज बोल रहा है बंगाल चुनाव के जीतने के बाद मैंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन पार्शियल न होता तो बंगाल में बीजेपी को 70 सीट भी नहीं आता, 40-50 सीट आता। ये सामान्य लोगों की समझ है कि इलेक्शन कमीशन हर तरीके से जो सत्तारूढ़ दल है या गठबंधन है उनकी मदद करता है। इस वक्त विपक्ष का आरोप यही है कि चुनाव आयोग सरकार की जेब में बैठा है। राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी को जिताने के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के बाद चुनाव आयोग ने मतदाताओं की संख्या बढ़ा दी। राहुल का आरोप है कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई है। अब SIR को लेकर बिहार में ही विपक्ष का यही आरोप है कि ये सब NDA को जिताने के लिए हो रहा है। इसी तरह EVM पर भी जब तक उंगली उठती रही है। जो चुनाव में हारता है वो EVM पर उंगली उठाता है, जो जीतता है वो EVM को सही बताता है। जैसे कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल अभी EVM पर सवाल उठाते रहते हैं, जबकि बीजेपी इसको सही कहती है। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने हार जाने के बाद EVM पर आरोप लगाया था और कांग्रेस जीतने के कारण उसे सही ठहरा रही थी। 2010 में बीजेपी नेता और चुनाव विशेषज्ञ GVL नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस किताब की प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी, जो 2009 के चुनाव में बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे। विचित्रमणि राठौर, NDTV, नई दिल्ली।